हेलो बच्चों, आज मैं जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ वो है मेरा समग्र मान यानी एग्रीगेट डिमांड। और कुछ ही मिनटों में हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसी को समझते हैं, समग्र मान का मतलब होता क्या है। अगर मैं बताऊं तो एक लेखा वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग की जाती है वही आपकी समग्र मांग कहलाती है। तो देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है बुक में। अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को हम क्या कहते हैं, समग्र मांग। और समग्र मांग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, AD = C प्लस में I। ये C और I क्या है अभी हम नीचे समझेंगे जब हम इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे घटक को पढ़ेंगे। तो नोट में मैंने यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन को वो लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपसे बोला था। अंतिम वस्तुओं पर समग्र व्यय को ही समग्र मांग कहते हैं। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय करेंगे वही मेरा क्या होगा, समग्र मांग होगा, ठीक है बच्चों। अब इसे घटक में क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है C यानी निजी उपभोग मांग अथवा व्यय। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परिवारों द्वारा जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाएगा वही क्या होगा, आपका निजी उपभोग मांग अथवा व्यय होगा, ठीक है। अब I का मतलब क्या है, निजी निवेश मांग अथवा व्यय। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है निजी फर्मों द्वारा जो भी परिसंपत्तियों पर व्यय किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका निजी निवेश मांग अथवा व्यय कहलाता है। फिर आ रहा है आपका सरकारी मांग या व्यय। सरकारी मांग का मतलब क्या होता है, सरकार कहाँ पर व्यय करेगी, सरकार किस चीज की मांग करेगी, कल्याण ज्यादा हो, ठीक है ना, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, कानूनी व्यवस्था सही ढंग से सुचारू रूप से चले, है ना। यानी सरकार कल्याण की भावना से जो भी निवेश करती है, जो भी व्यय करती है वो सरकारी मांग या व्यय पर आता है आपका, ठीक है। अब आता है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात का मतलब क्या होता है, जो भारत की वस्तुओं की विदेशी मांग कितनी है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात निकालेंगे कैसे, मान लो हमने जितना निर्यात किया और हमने जितना आयात किया दोनों को माइनस कर देंगे, निर्यात माइनस आयात कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, शुद्ध निर्यात निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो क्या होता है इसका मतलब होता है आपका कि शुद्ध रूप से विदेशी मांग घरेलू वस्तुओं की, ठीक है। अब हमारा उपभोग फलन। उपभोग फलन को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, औसत उपभोग परिवर्ती और सीमांत उपभोग परिवर्ती। औसत उपभोग का मतलब क्या होता है, आय तथा कुल उपभोग के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत उपभोग परिवर्ती कहते हैं। इंग्लिश में औसत उपभोग को APC कहते हैं। APC का इसका फुल क्या कहते हैं, समीकरण क्या बनेगा, C/Y बनेगा, ठीक है ना। C मतलब क्या होता है आपका कुल उपभोग, Y मतलब क्या होता है इनकम, ठीक है। अब आ रहा है सीमांत उपभोग परिवर्ती। सीमांत उपभोग परिवर्ती का मतलब क्या होता है, आय में जो परिवर्तन आ रहा है उसके अनुसार आपकी मांग में जो परिवर्तन आए उसको हम क्या कहेंगे, सीमांत उपभोग परिवर्ती। यानी आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपभोग परिवर्ती कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, MDC = ΔC/ΔY। ΔC क्या दिखाता है आपका मांग में, मांग में परिवर्तन, और Y क्या दिखाता है आपका आय में परिवर्तन, ठीक है बच्चों। अब आ रहा है APC की विशेषता यानी औसत उपभोग परिवर्ती की विशेषता। सबसे पहले क्या बता रहा है, APC क्या होगा, <1 होगा। कब होगा, जब उपभोग आय से अधिक होगा, जब उपभोग क्या होगी, इनकम से ज्यादा होगी। APC = 1 कब होगा, जब उपभोग आय के समान होगी। APC <1 कब होगा, जब उपभोग आय से कम होगी, ठीक है ना बच्चों। और आय में वृद्धि से APC का मूल्य गिरता है। इसका मतलब क्या हुआ, आय में वृद्धि से APC का मूल्य क्यों गिरता है, जब मान लो उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो जो उसकी मांग है अभी उसकी मांग भी वही रहेगी जनरल केस से अगर मान के चलेंगे तो, पर जो उसकी बड़ी भी आय होगी उसको क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। इसलिए कह रहा है आय में वृद्धि से APC का मूल्य गिरता है। और APC का मूल्य कभी शून्य नहीं हो सकता। तो APC का मूल्य कभी शून्य क्यों नहीं हो सकता, मान लो एक व्यक्ति कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कमा नहीं रहा है, पर उसे अपने जीवन यापन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उपभोग तो करना पड़ेगा ना। तो कैसे करेगा, उधार लेके, किसी से लोन लेके अपने बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए कह रहे हैं कि APC का मूल्य कभी शून्य नहीं हो सकता है। अब देखो उपभोग फलन का समीकरण मैं आपको यहाँ बताना भूल गया था, तो इसका समीकरण क्या है आपका, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है C = C बार + BY। C का मतलब क्या होता है, कुल उपभोग। C बार का मतलब क्या होता है, स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग वही है जो अभी मैंने आपको बताया था कि APC शून्य क्यों नहीं हो सकता है, इसी के कारण शून्य नहीं हो सकता है, स्वायत्त उपभोग के कारण। क्यों भाई, क्योंकि अगर मान लो उपभोक्ता की इनकम हो ही नहीं रही है तो वो क्या करेगा, किसी से लोन लेकर, किसी से उधार पे पैसे लेकर वो क्या करेगा, अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो C बार का मतलब वही होता है, स्वायत्त उपभोग। हमारा BY प्रेरित उपभोग। प्रेरित उपभोग का मतलब क्या होता है, ऐसा उपभोग पर जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, तो वो कौन से उपभोग कहलाता है, प्रेरित उपभोग कहलाता है। B यहाँ पर क्या है आपका MTC है, और Y क्या है आपका यहाँ पर आय है, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा क्या है, उपभोग फलन। देखो मैंने कुछ ही मिनटों में आपको पूरा का पूरा समग्र मांग बता दिया है बच्चों। अगली क्लास में समग्र पूर्ति लेके आऊंगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे समग्र मांग और समग्र पूर्ति की एक साथ इसके न्यूमेरिकल को हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम अगली क्लास में मिलते हैं समग्र पूर्ति के साथ। आप लोग अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें और मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको शेयर भी जरूर करें, लाइक भी करें। मैं देख रहा हूँ मेरी वीडियो पर लाइक से आ नहीं रहे हैं। तब तक के लिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास जब तक आती है तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।